सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल में। दोस्तों, अपने पिछले जो वीडियो था उसमें हमने तरंग और तरंग का वर्गीकरण समझा था। आज हम उसी को कंटिन्यू ले रहे हैं और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका नाम है तरंग वेग समीकरण। इस पर सामान्यतः आंकिक प्रश्न आते हैं। एक बहुत ही छोटी सी समीकरण है और उस समीकरण पर कैसे न्यूमेरिकल से आंकिक प्रश्न बेस है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने का प्रयास करेंगे। अतः अंत तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये जो तरंग होती है, इस तरंग को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। ये तरंग का चित्र होता है और ये भी आप जानते हो कि ये अनप्रस्थ तरंग का चित्र है, क्योंकि अनप्रस्थ तरंग में ही पिछले वीडियो में बताए थे बनते हैं सुरंग और गर्त। तो ये है सुरंग, ये तेरा ऊंचा सुरंग है और तेरा नीचा क्या है, गर्त। और ये पूरी तरंग कहलाती है इस प्रकार से यहां से यहां तक। तो ये एक पूरी तरंग उठी और फिर नीचे गई, तो ये पूरा तरंग का एक चक्कर है और ये एक चक्कर में जो समय लगता है उसे बोलते हैं आवर्तकाल, अर्थात यहां से यहां तक का जो समय होता है वो है आवर्तकाल टी। और ये पूरी की पूरी जो दूरी तय करती है एक आवर्तकाल में या पूरे एक चक्कर में। आगे फिर ऐसे तरंग बनेगी, अगली तरंग जो है वो इसी प्रकार से तो बनेगी, लेकिन एक तरंग यहां से यहां तक मानते हैं, यहां से ऊपर उठी और फिर नीचे गई, एक तरंग। एक तरंग में जो समय लगता है ये आवर्तकाल है, तो इसको मैं टी लिख रहा हूं, आवर्तकाल। उसके बाद फिर ये दूसरी तरंग है, फिर ऐसे तीसरी बनती जाती है। और एक आवर्तकाल में ये जो दूरी है यहां से यहां तक, इसको अपन बोलते हैं लैम्डा, जिसके दो नाम है। लैम्डा को बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। लैम्डा का एक नाम तो है तरंग दैर्घ्य और एक इसका नाम है तरंग लंबाई। तो लैम्डा तेरे दो नाम है, तरंग दैर्घ्य या तरंग की लंबाई। और चूंकि लैम्डा एक दूरी है, इसलिए यहीं पर मैं बताना चाहूंगा बच्चे लालो, लैम्डा जो है इसका मात्रक जो है वो लंबाई का जैसा होता है। तो लैम्डा का मात्रक हमेशा लंबाई का जैसा होगा। बहुत ही छोटी यदि अपन लंबाई की बात करें तो लैम्डा का मात्रक एंगस्ट्रॉन होता है। जैसे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉन में मापते हैं, अर्थात 10⁻⁻10 मीटर एक एंगस्ट्रॉन बराबर, या सेंटीमीटर में मापते हैं या मीटर में मापते हैं। ये लंबाई की मात्रक एंगस्ट्रॉन होता है, बहुत छोटा मात्रक होता है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर लिख भी दूं मैं, एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, किसमें, एक एंगस्ट्रॉन में। तो लैम्डा की मात्रक जो काम में लेते हैं जनरली एंगस्ट्रॉन, सेंटीमीटर, मीटर लेते हैं। और लैम्डा जो होता है इसको ऐसे बनाना जाने यो और यो, कहीं तो यो करके यो कर देते हैं, ये एच है, तो ये तो एच है, एच नहीं लिखते क्या, एच, एच ही एन, एच हैन मुर्गी, एन एच, और एच में यो न करके इसको यो घुमाते हैं, ये होता है लैम्डा। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी कि एक पूरी ये जो दूरी है, एक पूरे चक्कर में, एक पूरे आवर्तकाल में जो दूरी होती है उसे तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तरंग दैर्घ्य का दूसरा नाम है तरंग लंबाई। अच्छा, अब यहां पर बात ये आती है गुरुजी, तो इसका तरंग दैर्घ्य का मात्रक भी मैंने आपको समझा दिया कि इसका लंबाई का जैसा होता है एंगस्ट्रॉन, सेंटीमीटर या मीटर। इसको यहां पर थोड़ा सा जगह कर रहा हूं। अब यहां पर तरंग चूंकि एक निश्चित दिशा में चलती है, तरंग की एक दिशा है, तरंग सीधी दिशा में चल रही है। तो जब तरंग चलती है तो ऐसी स्थिति में तरंग का वेग क्या होगा। तो जब कोई निश्चित दिशा में चलता है तो अपन वेग बोले या चाल बोले एक ही बात है। तो तरंग का वेग या कई बार चाल, कुछ भी आ सकता है, एक ही बात है। और चाल बराबर, वेग या चाल को मैं वी से लिख रहा हूं, और चाल बराबर कभी सुना होगा दूरी बटा समय। चाल बराबर मैकेनिक्स के अंदर, यांत्रिकी वाले चैप्टर के अंदर अपन ने समझा है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल। अच्छा, अब बताओ v बराबर, पूरा बताओ यहां से यहां तक पूरी एक तरंग बनी है ये, तो बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, बोलो लैम्डा। और यहां से यहां तक बताओ समय कितना लगा, t, तो ये हो जाएगा v बराबर लैम्डा बटे टी। और एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था आवर्तकाल आवर्ती का उल्टा होता है। आवर्ती को छोटे एन से लिखते हैं और आवर्तकाल को बड़े टी से, दोनों उल्टे पुल्टे हैं। तो टी की जगह लिख दूं मैं 1/n, तो टी की जगह लिखूंगा मैं वैसे 1/n, तो n ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा n लैम्डा। बस इसी का नाम है तरंग वेग समीकरण। देखो कितनी छोटी सी है, इसी का नाम है तरंग वेग समीकरण। तो बताओ तरंग वेग समीकरण क्या होती है, v बराबर लैम्डा अपॉन टी बराबर n लैम्डा। आपको ये और ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, ये और ये काम में ले सकते हैं। v का मतलब तरंग का वेग या चाल है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, टी आवर्तकाल है,
एन यहाँ पर क्या है बोलो बच्चों, एन क्या चीज है यहाँ पर, आवर्ती, जिसका मात्रक हर्ट्ज होता है, और ये लैम्डा है। तो तरंग वेग समीकरण याद होगी बच्चे, याद रखते हैं v बराबर एन लैम्डा, ऐसे याद रखते हैं v बराबर एन लैम्डा, और फिर n बराबर होता है 1/t, तो इसको फिर बाद में याद रखते हैं। तो तरंग वेग समीकरण बिना देखे कैसे बोलोगे, v बराबर n लैम्डा, और बताओ n का उल्टा क्या होता है, t का उल्टा n, तो n का उल्टा t, उल्टे पुल्टे होते हैं ना। तू मेरा उल्टा, तू मेरी पलटी, तो मैं तेरी पलटी, तो बताओ n की जगह 1/t करूंगा तो λ/t, तो ये आपकी तरंग वेग समीकरण होगी। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, वो तो इसको आगे पीछे लिख दिया तो वही चीज है। v बराबर n लैम्डा, v बराबर n लैम्डा, v बराबर n लैम्डा, और n की जगह 1/t तो λ/t। कैसे बढ़ा, तरंग का वेग या चाल v बराबर दूरी बटा समय। बताओ यहां से तक दूरी कितनी लैम्डा, यहां से तक समय कितना आवर्तकाल t, और λ/t आवर्तकाल उल्टा n, और ये कहलाती है v बराबर λ/t बराबर n लैम्डा, कहलाती है तरंग वेग समीकरण। तो ये आपकी एक छोटी सी समीकरण है जिसका नाम है तरंग वेग समीकरण। अच्छा, अब इस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, समीकरण मेरे हिसाब से आपको याद हो गई होगी। अब यहां पर पहले आप कुछ बातें बताइएगा। जब अपन ने अभी ये तरंग बढ़ाई, इसको मैं मिटा देता हूं, जब अपन एक तरंग बढ़ाए, आप कहोगे गुरुजी तरंग बढ़ाओगे आप, ये तरंग बढ़ाई रही है, ये तरंग बनी रहे, ये उछड़ी नीचे, तेरे ये ऊंचे तेरे नीचे, ये तेरा है सुरंग, ये तेरा गर्त, ये तेरा सुरंग, ये तेरा गर्त। एक सुरंग यहां से शुरू होता है, देखो जहां से कोई उठ रहा है ना, सुरंग है, और दूसरा सुरंग फिर यहां से शुरू होता है, यहीं से तो उठ रहा है। तो बताओ क्वेश्चन आता है, दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी क्या होगी। क्रमागत क्या होता है, क्रम के बीच में आगत। ऐसे कोई लाइन बनी है तो इसके बाद में तुझे जो मिलेगा वो ये क्रम के बाद में आगत, तेरा नाम क्रमागत, ये सुरंग है। उसके बाद में इसी क्रम में जो अगला आ रहा है ये नहीं है, आगे तो ऐसे तरंग बढ़ती जा रही है, अपन और आगे बढ़ाए तो तरंग तो ये भी है, ये भी इसका क्या है, सुरंग है, और ये क्या है इसका बोलो, गर्त है। तो सुरंग गर्त सुरंग गर्त। लेकिन क्रमागत सुरंग कौन से हो गए, एक सुरंग यहां से उठा, उसके बाद में जो भी अगला सुरंग आ रहा है वो लेना, ये नहीं लेना। क्रमागत मतलब क्रम के बाद में जो आगे, तो एक सुरंग यहां से उठ रहा है, दूसरा सुरंग यहां से उठ रहा है, बताओ इनके बीच की दूरी कोई पूछे तो क्या होगी, बोलो लैम्डा। ऐसे ही दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, तो बोलो क्या होगी, क्रमागत गर्त, एक गर्त यहां से चालू हो रहा है, देख लो यहीं से बढ़ रहा है गर्त ये, और अगला क्रमागत यहां से है, तो बताओ यहां से यहां तक की दूरी कोई कहे ये, तो ये भी कितनी होगी बोलो, ये यहां से यहां तक कहे तो कितनी होगी बोलो, लैम्डा। लेकिन कोई कहे कि एक सुरंग और अगला गर्त, एक सुरंग यहां से उठा, अगला गर्त यहां से उठा, इनकी बीच की दूरी होगी तो क्या होगी बोलो, λ/2। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, दो क्रमागत, क्रमागत क्रम के बीच में आगत, दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी, बीच कह दो चाहे मध्य कह दो, मध्य भी आ जाता है, बीच कहो या मध्य कहो, बीच की दूरी, दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी क्या होती है, लैम्डा। एक सुरंग ये रहा, उसके बाद में एक सुरंग ये रहा, यहां से तक दूरी लैम्डा होती है। अगली बात, दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, ये भी लैम्डा होती है। एक गर्त यहां से शुरू हो रहा है, अगला गर्त यहां से शुरू हो रहा है, ये दूरी और ये दूरी मिला के भी क्या होती है, लैम्डा। लेकिन तीसरी बात, एक सुरंग, ये सुरंग यहां शुरू हो रहा है, एक सुरंग से अगले गर्त, ये एक सुरंग है, उसके बाद में अगला गर्त यहां से शुरू हो रहा है, एक सुरंग से अगले गर्त के बीच की दूरी, एक सुरंग से अगले गर्त के बीच की दूरी क्या होती है, λ/2। ये आपको पता होनी चाहिए। तो बताओ, दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी लैम्डा, दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी लैम्डा, लेकिन एक सुरंग से अगले गर्त, अगला जो गर्त आ रहा है सुरंग के बाद में जस्ट अगला वाला जो गर्त है उसके बीच की दूरी कितनी होती है, बोलो λ/2। ऐसे ही समय की बात करें तो समय में भी यही होगा। तो समय में बताओ क्या होगा, इस चित्र को वापस एक बार मैं मिटा देता हूं। तो समय की बात करें तो देखो समय में क्या है, तरंग वापस मैं बढ़ा रहा हूं, ये इस प्रकार से तरंग बन गई, ये बन गई तरंग, ये ऐसे। बताओ ये क्या है, जल्दी बोलो, सुरंग, ये क्या है, गार्ड, ये क्या है, सुरंग, ये क्या है, गार्ड, ये क्या है, सुरंग, और ये क्या है, गार्ड। बताओ यहां ये सुरंग है, अगला सुरंग यहाँ है, तो बताओ यहां से यहां तक का समय कितना होगा, वो 80 होगा ना। ऐसे ही ये गर्त यहाँ है, अगला गर्त यहाँ है, तो यहां से यहां तक का समय भी कोई कहे तो 80 होगा, क्यों, t/2 80/2 के होते हैं हर टुकड़े। तो बताओ यहां से यहां तक t/2 और ये t/2 मिला के, तो यहां से यहां तक का कितना होगा, t। तो दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी की जगह क्या है, समय। दो क्रमागत सुरंगों के बीच समय, दो क्रमागत सुरंगों के बीच समय अंतराल,
दो क्रमागत सरंगों के बीच समयंतराल कहे तो क्या बोलोगे टी। ऐसे दो क्रमागत गर्तों के बीच समयंतराल कहे तो अभी क्या बोलोगे टी। लेकिन एक सुरंग के बाद में एक गर्त चालू हो तो बताओ यहां से यहां तक का समय क्या होगा t/2। तो एक सुरंग से अगले गर्त के बीच का समयंतराल, के बीच का समयंतराल, ये चल रहा है समयंतराल, बताओ क्या होगा t/2। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपको यहाँ पर ये बातें भी नॉलेज में होनी चाहिए कि इनके क्या क्या होते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है बच्चों कि गुरुजी आखिरकार ये तो चलो हमने समझ लिया, और तरंग एक सरंग और एक गर्त दोनों को मिला के ये पूरी क्या कहलाती है, एक तरंग कहलाती है। तो तरंग पूरा अपन बनाए ये करके बस यहां तक ये तरंग कहलाती है। यहां से यहां तक की दूरी लैम्डा, तो बताओ यहां से यहां तक की दूरी, यहां से कोई कहे यहां तक की दूरी ये कितनी होगी बोलो λ/2। लेकिन यहां से यहां तक की पूरी कहे तो ये लैम्डा थी। ऐसे ही यहां से यहां तक का पूरा समय कहे तो बोलो कितना होगा, ये यहां से यहां तक का पूरा समय t। लेकिन यहां से यहां तक का समय कहे तो बोलो क्या बोलोगे t/2। ये मैंने ऊपर समझाया था। अब यहां पर बात ये आती है इस पर आखिरकार आंकिक प्रश्न कैसे आते हैं। तो मैं अब यहाँ पर आंकिक प्रश्नों के बारे में बताना चाह रहा हूं कि आंकिक प्रश्न क्या है। तो तरंग आप बनाना सीख गए, तरंग में पूरा लैम्डा सीख गए, तरंग में लैम्डा के बाद में आधा अंतराल होता है λ/2, ऐसे पूरा समय t होता है, आधा समय t/2। और ये भी जान गए क्रमागत, क्रमागत का मतलब एक के बाद में दूसरा जहां से आता है उसी को बोलते हैं क्रमागत। तो चित्र बना के चीजों को आप खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद में इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको इसके क्वेश्चंस बता रहा हूं कि आखिरकार इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, एक ध्वनि की चाल 339 मीटर सेकंड इनवर्स है एवं इसकी तरंग दैर्घ्य ध्वनि एक तरंग है, ध्वनि क्या है एक तरंग, उसकी चाल इतनी देर की 339। चाल का मात्रा होता है मीटर/सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर प्रति सेकंड बोलते हैं मीटर सेकंड इनवर्स, तथा इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर है। तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, क्वेश्चन है इसकी आवृत्ति क्या होगी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, इसकी आवृत्ति क्या होगी, क्या यह श्रव्य होगी, इसकी आवृत्ति क्या होगी, पहला तो क्वेश्चन ये है। और आगे बोल रहा है क्या यह श्रव्य होगी, मतलब जो आवृत्ति है इसकी आएगी उसको क्या सुन सकते हैं, क्या यह श्रव्य होगी, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर एक ध्वनि की चाल 339 मीटर सेकंड इनवर्स है और यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर है तो ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी, क्या यह श्रव्य होगी। तो यहाँ पर देखो आप क्या इसके अंदर है। अब देखो ध्वनि की चाल का मतलब v दे रखा है 339 मीटर सेकंड इनवर्स मात्रा में, क्लियर, ऐसा ही पद्धति में ही है। तरंग दैर्घ्य रखा है 1.5, बताओ तरंग दैर्घ्य को किससे लिखते हैं अपन, लैम्डा से। 1.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो बताओ किसका भाग दे देंगे, 100 का, तो ये हो गया मीटर। अच्छा पूछी क्या है, आवृत्ति का मतलब एन पूछा है, आवृत्ति को एन से लिखते हैं। आवृत्ति के तीनों सिंबल होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। आवृत्ति को एन से भी लिखते हैं, आवृत्ति को एफ से भी लिखते हैं, आवृत्ति को न्यू से भी लिखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को न्यू से लिखते हैं। जैसे नहीं बोलता फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू, न्यू का मतलब आवृत्ति एफ भी होता है, आवृत्ति एन भी होता है, तीनों ही सिंबल सही है। लेकिन तरंग वेग समीकरण में आवृत्ति किसे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। तो अपन को एन निकालना है। अब बताओ तरंग वेग समीकरण क्या थी, बोलो v बराबर एन लैम्डा। तो बताइए यहाँ से एन बराबर क्या हो जाएगा, जगह करो इसको, एन बराबर क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ से तरंग वेग समीकरण v बराबर एन लैम्डा होती है। तो बताओ यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा बोलो, v बटे लैम्डा। v का मान बोलो कितना है 339, बटे में लैम्डा कितना है 1.5 बटे 100। तो ये लो 1.5 बटे 100। अच्छा ये आप जानते हो पलटी की पलटी सुलटी, पलटी और फिर पलटी के ऊपर पहुंची है सुलटी। 339 गुणा 100 बटे में हो गया 1.5। इसको सॉल्व कर लेंगे, 339 को 100 से गुणा कर लेना, किसका भाग दे देना 1.5 का। तो ये हल करने पर आएगा 22,600। स्टैंडर्ड है, मुझको याद है इसके आंकड़े, 22,600 हर्ट्ज इसका आंसर आएगा। अब बताओ 22,600 हर्ट्ज आवृत्ति आ गई, ये तो एक इसका आंसर होगा कि आवृत्ति क्या होगी 22,600 हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, आवृत्ति एन का मात्रक हर्ट्ज, बड़ा है छोटा जेड। क्या है श्रव्य होगी, क्या सुन सकते हैं क्या, सोचो। हम बताओ कौन सी ध्वनि को सुन सकते हैं बोलो, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज,
20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की आवृत्ति को नहीं सुन सकती। और उत्तर तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा आ रहा है ना, 22,600 आता है ना, तो इसका मतलब इसको नहीं सुन सकते। बताओ कौन सी है, कौन सी ध्वनि है ये, इसको सुन नहीं सकते। तो 20,000 से ज्यादा आ गई ना, तो 20,000 से ज्यादा हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि कौन सी कहलाती है? पराश्रव ध्वनि है ये। कौन सी ध्वनि है ये? पराश्रव। दोनों आंसर आ गए। आवृत्ति क्या होगी? 22,600 हर्ट्ज। क्या इस यह श्रव्य होगी क्या? तो इसको सुन नहीं सकते, इसलिए श्रव्य नहीं होगी। तो इसका आंसर आएगा कि श्रव्य नहीं होगी, क्योंकि इसको हम सुन ही नहीं सकते। जिनको सुन सकते हैं, सुन कहां से कहां तक सकते हैं? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकते हैं। और यह उत्तर आ रहा है 20,000 से ज्यादा आ रहा है, उत्तर आ रहा है 22,600। उत्तर आ रहा है 22,600, जबकि सुन सकते हैं केवल 20,000 तक की, तो इसलिए इसको नहीं सुन सकते। इसका मतलब क्या है? श्रव्य होगी क्या? तो आंसर कहेंगे सुन नहीं सकते, अतः श्रव्य नहीं होगी, अतः श्रव्य नहीं होगी। तो ये आपके क्वेश्चन है। देखो बिल्कुल सिंपल है, v बराबर n लैम्डा, तरंग वेग समीकरण से n बराबर v बटे लैम्डा। तो ये इसका आंसर यहाँ पर आ गया। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है, छोटी सी बात है तरंग वेग समीकरण। अब तरंग वेग समीकरण में आपको याद है यदि फॉर्मूला, तो आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। और यदि किसी ने पढ़ाई नहीं है, तो चाहे कितनी छोटी क्यों नहीं हो, उसको होता क्या है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास की बातें हैं ये, और बच्चा इनको कर नहीं पाता। इसका मतलब यह है कि उसको ये चीजें आती नहीं, इसलिए दिक्कत आती है। आप सोचो कितनी छोटी कक्षाओं की चीजें भी अपन कर नहीं पाते क्वेश्चंस, क्योंकि कभी अपन ने इनको ढंग से पढ़ा ही नहीं, या हो सकता है कि आपको जहां पर भी पढ़ा है तो वो ढंग से किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए बड़ी दिक्कत आती है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है जरा देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन यहां पर ये है, समुद्र के किनारे खड़ा एक व्यक्ति प्रति मिनट, समुद्र के किनारे समुद्र के किनारे खड़ा एक व्यक्ति खड़ा है समुद्र के किनारे। ये कहां खड़े हुए? चलो समुद्र के किनारे खड़े हो जाए। तो समुद्र के किनारे खड़ा एक व्यक्ति प्रति मिनट 54 तरंगे प्रेषित करता है, देखता है। प्रेषित करने का मतलब होता है देखना, प्रेक्षण, ऑब्जर्व करता है, प्रेषित करता है। प्रति मिनट 54 तरंगे प्रेषित करता है। यदि जल तरंग की तरंग दैर्घ्य, क्वेश्चन है, यदि जल तरंग, तो समुद्र में प्रति मिनट 54 तरंगे प्रेषित कर रहा है, तरंगे कहां उठ रही है? समुद्र में तो उठ रही है। तो कह रहा है यदि जल तरंग की तरंग दैर्घ्य 10 मीटर है तो 10 मीटर है तो जल तरंग की चाल क्या होगी? जल तरंग की चाल क्या होगी? अब सोचो यहां पर क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या पूछा है। पहली बात न्यूमेरिकल में यही ध्यान रखो, क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, और उसके बाद में अपने आप आपका सूत्र जो है अपने आप दिमाग में आएगा कि यार ये लगेगा। यहां पर देखो अपन को क्या क्या चीज दे रखी है। एक तो देखिए तरंग दैर्घ्य 10 मीटर, साफ दिख रहा है ना। तरंग दैर्घ्य को मैंने बताया था मीटर सेंटीमीटर में ऐसे मापते हैं, तो साफ पकड़ में आ रहा है तरंग दैर्घ्य 10 मीटर। तो एक तो दिया हुआ है लैम्डा बराबर 10 मीटर, तो पहली चीज तो दे रखी है लैम्डा बराबर 10 मीटर, पहली चीज। अच्छा, 54 तरंगे प्रेषित करता है 1 मिनट में, 1 मिनट में 54 तरंगे। तो 1 सेकंड में आवृत्ति क्या होती है? याद करो आवृत्ति की परिभाषा, आवृत्ति होती है प्रति सेकंड, 1 सेकंड के लिए। तो प्रति मिनट का मतलब 60 मिनट में 54 तरंगे। तो बताओ आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति क्या होगी? 54 जो तरंगे हैं उसमें किसका भाग दे देंगे? ऐसे लिख दो, चलो 54 तरंगे, देखो 54 तरंगे प्रति मिनट, 54 तरंगे प्रति मिनट बराबर, मैंने देखो लिख दिया पूरा, 54 तरंगे प्रति मिनट। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है बटा, तो बटे में किसका भाग दे देंगे? 60, तो ये प्रति सेकंड आ जाएगा। तो 54 तरंगे प्रति सेकंड, तो हो गया अभी 54 तरंगे प्रति सेकंड। अब प्रति सेकंड के लिए कोई भी चीज होती है उसे बोलते हैं आवृत्ति। तो ये आवृत्ति में इस क्वेश्चन में यही महत्वपूर्ण था। प्रति मिनट के लिए कोई चीज दे रखी है तो हमने उसको किस में चेंज कर लिया? प्रति सेकंड। 1 मिनट में 54 तरंगे, तो बताओ 1 सेकंड में कितनी तरंगे? 54 में किसका भाग दे देंगे? 60। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में 54 तरंगे दिखती है। तो 1 सेकंड में कितनी तरंग दिखेगी? 1 सेकंड में दिखेगी 54/60। अच्छा, अब पूछा क्या है? तरंग की चाल का मतलब v पूछा है। अब तो कर दोगे v n लैम्डा, तो तरंग वेग समीकरण बोलो क्या होती है? v बराबर n लैम्डा। n का मान कितना है बोलो? 54/60। लैम्डा कितना दे रखा है बोलो? 10। 0 से 0 क्या हो गई? कैंसिल, और 6 को काट देंगे, 9 × 54,
9 से 54 होता है, 6 से काट देंगे तो 9 बार कट जाएगा ये, तो 9 मीटर सेकंड इनवर्स, ये इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन का यहीं पर ध्यान रखना, कई बार आवर्ती को ऐसे कर देता है, आवर्ती होती है प्रति सेकंड, आवर्ती की पहचान दो ही है, ध्यान रखना, या तो उसके आगे हर्ट्ज होना चाहिए या फिर प्रति सेकंड होना चाहिए। यदि हर्ट्ज या प्रति सेकंड नहीं है, मिनट है, घंटे है, तो आप उसको सेकंड में तब्दील करो, बस ये इसका भेद है, आगे ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 9 मीटर सेकंड इनवर्स, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, एंकर से एक नाव बंधी हुई है। क्वेश्चन है यहाँ पर, मिटा रहा हूं मैं। अगला सवाल देखिएगा कैसा इसके अंदर सवाल आता है। तो तरह तरह के क्वेश्चंस करने से आपको काफी हद तक पता चल जाएगा कि आखिरकार क्वेश्चनों का जरिया क्या होता है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, एंकर से ये कोई खूंटा है, खूंटा, ये नाव तो ये खूंटे से बांधी रहा है, एंकर से नाव बंधी हुई है। क्वेश्चन है, एंकर से नाव बंधी हुई है एवं एंकर से नाव बंधी हुई है एवं नाव से लहरें टकराती है, एवं नाव से लहरें टकराती है। नाव जैसे कोई खूंटे से बंधी हुई है और बंधी हुई है तो आग की लहरें उससे टकरा रही है नाव से ऐसे। तो एंकर से नाव बंधी हुई है एवं नाव से लहरें टकराती है। यदि टकराने वाली लहरों के सुरंगों के बीच की दूरी, यदि टकराने वाली लहरों के सुरंगों के बीच की दूरी 100 मीटर है तथा लहरों का वेग, बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर है, तथा लहरों का वेग, जो लहरें टकरा रही उनका वेग, लहरों का वेग 25 मीटर सेकंड इनवर्स है। लहरों का वेग कितना है, 25 मीटर सेकंड इनवर्स है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है, तो नाव की लहरों के साथ क्रमागत 2 बार, तो नाव की लहरों के साथ क्रमागत 2 बार, क्रमागत क्रम के बाद में आ गया, क्रमागत 2 बार उठने के बीच समयांतराल क्या होगा, उठने के बीच समयांतराल क्या होगा। जरा क्वेश्चन देखो क्या है इसमें, क्या क्या पता चले अपन को, समयांतराल क्या होगा। क्वेश्चन है, एंकर से कोई नाव बंधी हुई है, नाव से लहरें टकराती है, नाव बंधी हुई है उससे आके लहरें टकरा रही है। यदि टकराने वाली लहरों के सुरंगों के बीच की दूरी 100 मीटर है तथा लहरों का वेग 25 मीटर सेकंड इनवर्स है, तो नाव की लहरों के साथ क्रमागत 2 बार उठने के बीच समयांतराल क्या होगा। देखो, ये अपन जानते हैं तरंग ऐसे होती है, ये अपन जानते हैं ये तरंग है, क्लियर। अब यहां पर क्या दे रहा है, सुरंगों के बीच की दूरी, एक सुरंग ये रहा, अगला सुरंग ये रहा, तो सुरंगों के बीच की दूरी लैम्डा दे रखी है इसने, कितनी दे रखी है, सुरंगों के बीच की दूरी 100 मीटर, मतलब लैम्डा कितना दिया हुआ है, बोलो 100 मीटर दिया हुआ है, क्लियर। आगे दे रखा है लहरों का वेग दे रखा है 25, तो v बराबर 25, यह जगह दिखने में दिक्कत आएगी, इधर लिख दो v बराबर 25। अच्छा, दो चीजें दे रखी है, लैम्डा दे रखा है, लैम्डा आपको दे रखा है सुरंगों के बीच, सुरंग यहाँ, अगला सुरंग यहाँ से हो रहा है, तो सुरंगों के बीच की दूरी, एक सुरंग ये रहा, एक सुरंग ये रहा, उनके बीच की दूरी अर्थात लैम्डा 100 दे रखा है, v दे रखा है। तो अब क्या बोल रहा है, तो नाव की लहरों के साथ क्रमागत, बताओ जब लहरें उठेगी, ये लहरें तो है, लहर जब उठेगी तो ये देख नाव यहाँ ऊंची होगी और फिर उसके बाद में यहाँ ऊंची होगी, एक बार यहाँ ऊंची होगी उसके बाद में यहाँ ऊंची होगी, ये तो दबने वाली बात है, लहरें उठेगी फिर दबेगी फिर उठेगी, तो एक उठी उसके बाद में फिर दूसरी बार उठी, तो यही तो कह रहा है। तो नाव की लहरों के साथ क्रमागत 2 बार उठना, एक बार यहाँ उठेगी फिर एक बार यहाँ उठेगी, तो उनके बीच में आप जानते हो यहाँ से यहाँ के बीच का वो तो समय क्या होता है, बोलो यहाँ से ये उठाव और ये उठाव के बीच का समय क्या होता है, आवर्तकाल। अभी बताया था मैंने थोड़ा, यहां से कोई चीज उठती है फिर यहां से उठती है, इनके बीच का समय अंतराल क्या होता है, बोलो एक संघ से दूसरा संघ, याद करो एक संघ से लिखा भी था, एक संघ से संघ का उठाव से दूसरा संघ अर्थात उठाव के बीच का समय क्या होता है, टी, और वही पूछा है बीच समय अंतराल क्या होगा, मतलब टी पूछा है। तो बताओ इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, क्वेश्चन में लैम्डा दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैं जगह कर दूं और थोड़ी सी जगह में ही यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अपन जानते हैं तरंग वेग समीकरण, बोलो तरंग वेग समीकरण क्या होती है, बोलो v बराबर एल लैम्डा।
बराबर बोला, बताओ मैंने क्या बताया था, लैम्डा अपॉन टी, क्योंकि एन का उल्टा टी होता है। तो अपन ये और ये फॉर्मूला ले रहे हैं। आप कहोगे ये और ये क्यों ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पर टी निकालना है, लैम्डा दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, तो फॉर्मूला बढ़ गया वी बराबर लैम्डा बटे टी। बस मान जमा देना, उत्तर ये आपके आ जाएंगे। तो उत्तर क्या आएंगे जरा देखिएगा। उत्तर में बताओ यहाँ पर को टी निकालना है, तो टी बराबर हो जाएगा लैम्डा बटे वी। टी इधर गया, लैम्डा बटे वी। लैम्डा का मान कितना है बोलो क्वेश्चन में, 100। वे कितना दे रखा है बोलो 25। 25 चौका कितना हो गया 100। और बताओ समय का हम आगे क्या लिखेंगे, सेकंड। तो बताओ आंसर आ गया 4 सेकंड। कितना सेकंड आ गया, 4। एक उठाव के बाद में अगला उठाव, तो ये तो पूछा 2 बार उठने के बीच, एक उठाव से अगले उठाव के बीच का जो समय अंतराल है, टाइम इंटरवल है, वो कितना होगा, अर्थात कैपिटल टी अर्थात आवर्तकाल निकालना है। क्योंकि एक सरंग से अगले सरंग के बीच की जो समय होता है उसे बोलते हैं आवर्तकाल। तो ये आपका आंसर कितना आएगा बोलो, 4 सेकंड। तो ये आपकी 4 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज है। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये संभावित क्वेश्चनों में से है। अब जो मैं बता रहा हूं काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत संभावित क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जरा क्या है ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चनों का ये थोड़ा सा प्रारूप आपने सीख लिया, तरह तरह के क्वेश्चन कर लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज है तथा उसकी तरंग दैर्घ्य, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति, क्वेश्चन दे रखा है 4 किलो हर्ट्ज है। किलो को कैसे लिखते हैं, किलो हर्ट्ज है, तथा तरंग दैर्घ्य 17.5 सेंटीमीटर है। तरंग दैर्घ्य कितनी दे रखी है इसमें, 17.5 सेंटीमीटर है। तो यह 3.5 किलोमीटर, तो यह 3.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी, ये क्वेश्चन है। देखो चलने में कितना समय लेगी, ये क्वेश्चन है। बोलो क्वेश्चन है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज है, उसकी तरंग 17.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 की दूरी चलने में कितना समय लेगी, ये क्वेश्चन है। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति दे रखी है, बताओ आवृत्ति क्या होगी। आवृत्ति का मतलब n 4 किलो हर्ट्ज। किलो का मतलब जानते हो, किलो का मतलब होता है 1000, तो 4 गुणा 1000, और ये लिख दिया मैंने हर्ट्ज, तो इसको हल करें तो ये हो जाएगा 4000 हर्ट्ज। क्लियर है चीज, ये तो आपको आवृत्ति दे रखी है। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, तरंग दैर्घ्य 17.5 सेंटीमीटर। तरंग दैर्घ्य मात्र सेंटीमीटर होता है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है लैम्डा, 17.5 सेंटीमीटर है। बताओ सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का क्या दे देंगे भाग, क्योंकि एमकेएस या एसआई पद्धति में मीटर में ही होता है। तो ये अपन को दूसरी चीज दे रखी है, एक दे रखा है एन, एक दे रखा है लैम्डा। इतनी दूरी तक चलने में कितना समय लेगी, तो पहले तो आप तरंग जो चल रही है उसकी आवृत्ति दे रखी है, तरंग दैर्घ्य दे रखा है, मतलब किसी तरंग की एन लैम्डा दे रखा है। तो पहले तो उस तरंग की चाल निकालोगे, उस तरंग की स्पीड क्या है चलने की, और फिर जब उसकी चाल पता चल गया तो अपन उसको कहेंगे कि अब बताओ तुम 3.5 किलोमीटर चलने में कितना समय लेगी। पहले तो तरंग की, पहले तो इसको बोलो, पहले तो इस तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य से तरंग की, ध्वनि तरंग की चाल निकालो कि उसकी चलने की रफ्तार क्या है। और जब उसको आपको चलने की रफ्तार मालूम हो जाएगी तो अपन कहेंगे 3.5 किलोमीटर। जब किसी की रफ्तार ही पता हो जाती है कि इस रफ्तार से दौड़ रहा है तो 3.5 किलोमीटर दूरी में कितना समय लगेगा, तो 1 मिनट का काम है। तो पहले तो अपन तरंग के लिए एन और लैम्डा, ये दोनों चीजें ध्वनि तरंग के लिए दे रखी है ना, ध्वनि तरंग के लिए। ध्वनि तरंग के लिए एन दे रखा है, लैम्डा दे रखा है। ध्वनि की चाल तो बोलो क्या होता है, v बराबर एन लैम्डा। याद करो तरंग वेग समीकरण। और बोलो एन कितना है, बोलो 4000, और बोलो लैम्डा कितना है यहाँ पर 17.5 बटे में कितना बोलो 100, और हट और 2 कट गए तो हो जाएगा 40 गुणा 17.5। इसको यहीं रहने दो, आगे वहीं पर लिख दो। ये आपकी तरंग की चाल आ गई। अब बताओ यह है इस स्पीड से चल रही है ध्वनि तरंग, इस ध्वनि तरंग की चाल आ गई। क्लियर, तो बताओ 3.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी। तो समय बराबर क्या होता है, वापस सूत्र लगाएंगे, समय बराबर जो आप जानते हो दूरी बटे चाल। बताओ दूरी कितनी देर की, 3.5 किलोमीटर, किलो मतलब 1000, मीटर में आ जाएगा तो ये हो जाएगा। तो समय हो जाएगा 3.5 किलोमीटर मतलब 3.5, किलो का मतलब 1000 से गुणा कर दिया, किलो मतलब जानते हो 1000, तो 3.5 गुणा 1000, तो ये आपके मीटर में हो गया। और चाल कितनी है बोलो, 40 गुणा 17.5, 40 गुणा 17.5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर किसमें आएगा, समय। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वापस देखें क्या क्या है, ध्वनि की आवृत्ति तरंग दैर्घ्य दे रखी है, तो पहले ध्वनि की क्या निकाल लेना, चाल, v बराबर एन लैम्डा। ये आगे ध्वनि की चाल, ये क्या आगे ध्वनि की
चाल लिख भी देता हूं। ध्वनि की चाल v बराबर एन लैम्डा फॉर्मूले से ध्वनि की चाल ये आ गई v बराबर 40 गुणा 17.5 गुणा कर लो। तो बताओ 3.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी? तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी तरह की है 3.5 गुणा 1000 और चाल अपने 40 गुणा 17.5। इसको अपन सोल्व कर लेंगे, इसमें इसका भाग देना जानते हैं, भाग देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको काट पीट लेना, जो भी इसका आंसर आए तो ये आपका यहाँ पर आंसर। और आंसर बताओ किस में आएगा? बोलो सेकंड के अंदर आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन जो है ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें आवर्ती तरंग दैर्ध्य से पहले क्या निकालते हैं अपन? चाल निकालते हैं और तत्पश्चात उसके बाद में अपन उस समय निकालना है कि इतनी दूरी, जब किसी की चाल पता चल गई तो उससे कहते हैं कि यार तू इतनी दूरी चलने में कितना समय लेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी दे रखी है 3.5 किलोमीटर, किलो मतलब हजार में करेंगे मीटर में, और इसकी चाल पता चल गई, ये इसका आंसर है। अच्छा, इसके बाद में अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं, तो ये क्वेश्चन आपको वापिस वही कमेंट बॉक्स के अंदर आपको इसका आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। ये न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूं कि देखिए आप सीख गए होंगे, और टॉपिक अपना जो था उसका नाम था तरंग वेग समीकरण। तो तरंग वेग समीकरण से संबंधित अपन आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आगे मैं आपको क्वेश्चन यहां पर दे रहा हूं कि आप इसका आंसर बताइएगा। एक वस्तु क्वेश्चन है, एक वस्तु 6600 कंपन प्रति मिनट कर रही है। अब वही बात है, प्रति मिनट है तो अब आप प्रति सेकंड करते आवर्ती आ जाएगी। एक वस्तु 6600 कंपन प्रति मिनट कर रही है। ये वस्तु के कंपन करने की क्या है? आवर्ती। यदि वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर है, यदि वायु में, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि वायु में ध्वनि का वेग, यदि वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स है, तो निम्न का मान क्या होगा? तो निम्न का मान क्या होगा? दो आपको यहां पर मैं चीज दे रहा हूं, दो चीजों के आपको आंसर बताने हैं। निम्न का मान क्या होगा? क्वेश्चन आपके मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। एक वस्तु 6600 कंपन प्रति मिनट कर रही है, वायु में ध्वनि का वेग ये दे रखा है, तो निम्न का मान क्या होगा? नंबर 1 पहली चीज तो पूछा है आवृत्ति क्या होगी। आवृत्ति बताओ क्या होती है? प्रति सेकंड। 6600 कंपन प्रति मिनट, तो 6600 कंपन प्रति मतलब बटा मिनट का मतलब 60, तो 6600 बटे 60 कर लेना, प्रति सेकंड में आ जाएगी, तो आ गई आपकी आवृत्ति। एक तो आपको ये निकालना है, तो आ जाएगा आंसर। बता ही दिया पूरा, मैंने बोल ही दिया तो आंसर ही आ गया। 6600 कंपन प्रति मिनट। कोई भी चीज कंपन प्रति मिनट, कंपन प्रति आपके घंटे, तो कभी भी कोई भी चीज मिनट में घंटे में, उसको यदि आप सेकंड में बदल लेते हो, और सेकंड मतलब 60 का भाग ही देना, कोई चीज प्रति का मतलब बटा, तो जैसे सेकंड बदलते हैं वो चीज आवर्ती आ जाती है। दूसरी चीज यहां पर पूछिए तरंग दैर्ध्य, ये जो ध्वनि चलेगी उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तरंग दैर्ध्य का मतलब लैम्डा। तो इनके आंसर कैसे दोगे आप? एक का आंसर कमेंट बॉक्स में, फिर कॉमा लगा देना, फिर दूसरा आंसर लिख देना, पता चल जाएगा क्या आंसर। तरंग दैर्ध्य का मतलब लैम्डा। लैम्डा कैसे? आपके पास ये आवृत्ति है, ये आपके पास वेग है, तो आप लैम्डा निकाल लेना। और लैम्डा कैसे है? आपके पास फॉर्मूला होता है v बराबर एन लैम्डा, क्योंकि आपके पास v दे रखा है, आपके पास n है, लैम्डा निकालना है, तो v बराबर n लैम्डा से लैम्डा बराबर क्या होगा उससे आप सॉल्व कर लेना। तो ये मैंने आपको इसका हिंट बता दिया। तो ये बच्चों एक टॉपिक था जिसका नाम था तरंग वेग समीकरण। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर तरंग और तरंग के वर्गीकरण समझे, और आज तरंग वेग समीकरण जो है उसको हमने समझा, और उस पर कैसे क्वेश्चन बेस हैं, कैसे क्वेश्चन आधारित हैं, ये सब कुछ आज हमने यहाँ पर देखा है। आगे फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।